दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी साइकोलॉजी क्लासेस में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डिवीज़न ऑफ अटेंशन, जिसको डिवाइडेड ऑफ अटेंशन भी कहा जाता है। ये एक प्रैक्टिकल है जो कि साइकोलॉजी का है। ठीक है, तो डिवीज़न ऑफ अटेंशन या डिवाइडेड अटेंशन को हिंदी में बोलते हैं अवधान के विभाजन। ठीक है, अवधान या ध्यान। ठीक है, तो अवधान क्या है? अवधान जो शब्द है वो साइकोलॉजी का है और ध्यान शब्द है वो हिंदी का है। ठीक है, अवधान को इंग्लिश में अटेंशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम बताएंगे ये जो प्रैक्टिकल है वो कैसे लिखा जाता है, इसकी प्रोसेस क्या है, इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो डिवाइडेड अटेंशन यहाँ पे मैंने लिख रखा है ब्लैक पेन से। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिवाइडेड अटेंशन लिखा है, यहाँ पे नीचे लिखा है डिवीज़न ऑफ अटेंशन। ठीक है, तो इसका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्रयोग का नाम डालोगे तो यहाँ पे अवधान का विभाजन। ठीक है, यहाँ पे अवधान का विभाजन। समस्या है, समस्या अवधान विभाजन से प्रयोज्य के कार्य क्षमता के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट सामग्री। सामग्री में क्या लिखना है आपको कि आपने क्या क्या चीज़ें ली हैं, जैसे कि आपने कागज़ का यूज़ किया है, पेन का, पेंसिल का, और इसमें ब्राम वॉच मतलब स्टॉप वॉच। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इसमें जो प्रयोग करना होता है उसमें टाइमर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपको लगाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे इसलिए ब्राम घड़ी लिखा है। अब यहाँ पे लिख सकते हैं प्रयोग परिचय, मतलब ये जो डिवाइडेड ऑफ अटेंशन है इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि दो अलग अलग कार्यों पर एक ही समय एक ही साथ ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया को अवधान विभाजन कहा जाता है। ठीक है, जब व्यक्ति दो उद्दीपकों पर एक साथ ध्यान देता है तो यहाँ पर अवधान विभाजन की प्रक्रिया होती है। जब व्यक्ति वो कार्यों को एक साथ करता है तब उसके अवधान का विभाजन नहीं होता है, बल्कि अवधान विभाजन की निम्न परिस्थितियाँ होती हैं। अवधान परिवर्तन के एक कार्य से दूसरे कार्य पर होता है। तो अवधान उद्दीपक जो शब्द मैंने बोला था, उद्दीपक का मतलब होता है कोई वस्तु। ठीक है, उद्दीपक जो है उसको साइकोलॉजी में उद्दीपक बोलते हैं और हिंदी में वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे प्रयोग परिचय लिख देना है। परिचय के बाद हम आपको दिखाते हैं। हाँ, फिर ये जो रह गया था इसके आगे का पढ़ें। अवधान परिवर्तन के एक कार्य से दूसरे कार्य पर होता है। ठीक है, अवधान विभाजन में दोनों कार्यों में से एक कार्य तो स्वचालित होता है तथा व्यक्ति का ध्यान स्वचालित कार्यों की अपेक्षा दूसरे कार्य पर अधिक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि प्रशासन विधि, मतलब कि ये है कि आप प्रयोग विधि लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रयोग विधि नाम की हेडिंग बना सकते हैं आप कि आपने क्या विधि क्या थी। ठीक है, जो प्रयोग किया उसकी। अब आप देखो, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये प्रैक्टिकल है आप जिस पे करोगे उसको हम जब साइकोलॉजी में कोई प्रैक्टिकल करते हैं जिस भी पर्सन पे, तो उसको प्रयोज्य बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रयोज्य बोलते हैं। और अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो प्रयोज्य यहाँ पे सर्वप्रथम हमने प्रयोज्यकर्ता की जांच की और जांच के दौरान प्रयोज्यकर्ता पूर्ण रूप से मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ पाया गया। मतलब ये है, ये आपको उसी पर्सन पे करना है जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। ठीक है, तो उसका निर्देश। अब दूसरा ये है कि उसके बाद निर्देश स्पष्ट रूप से दिए गए थे और फिर उन्हें कार्य करने के लिए कहा गया था। ठीक है, अब और तीसरा क्या है कि इसमें प्रयोज्यकर्ता को 4 टास्क दिए गए, प्रत्येक कार्य के लिए 30 सेकंड प्रदान किया गया था और प्रत्येक परीक्षण के बीच में 1 मिनट का गैप दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है सभी टास्क को पूरा करने के बाद 4 परीक्षणों की गणना निहित स्कोर के आधार पर की गई थी। 5वां है, इसमें प्रथम अवस्था में प्रयोज्य को संख्या बोलने को कहा जाता है जिसे S1 कहते हैं। द्वितीय अवस्था में बोलना प्लस लिखना जिसे S2 कहते हैं। तृतीय अवस्था में बोलना प्लस लिखना प्लस सर्कल बनाना इसे S3 कहते हैं। और अंत में बोलना प्लस वर्णों का लिखना प्लस सर्कल बनाना
S4 कहते हैं, ठीक है। तो जो संख्या है यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं कि जो निर्देश हैं, निर्देश ये हैं कि आप जब जिस व्यक्ति पे ये जो प्रयोग है आप करोगे डिवाइडेड अटेंशन का, तो उसको आपको पहले बता देना है उसको वो कैसा फील कर रहा है, अच्छा फील कर रहा है, वो मानसिक या शारीरिक रूप से कोई बीमारी तो नहीं है, वो स्वस्थ है, ठीक है ना। उसके बाद उसको शांति से बैठाना है अच्छे से और उसको समझा देना है कि आपको कोई भी इवन नंबर या ऑड नंबर जो आप चाहें उनको आपको बोलना है। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान के चलो 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसके बाद आपको 1 मिनट का गैप दिया जाएगा बीच में, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि आपको 4 स्टेज, इसमें 4 स्टेज हैं तो आपको 4 टास्क दिए जाएंगे। ये जो डिवाइडेड अटेंशन है इसमें 4 स्टेज हैं जो S1 S2 S3 S4 करके बताया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि चार स्टेज है, तो इसमें उसको बता देना है, जो प्रयोज्य है उसको आपको बता देना है ये चीज़, ठीक है। तो उससे बोलना कि आपको 4 टास्क दिए जा रहे हैं। तो 4 टास्क में क्या है कि आपको फर्स्ट वाला जो टास्क है उसमें आपको काउंटिंग इवन या ऑड नंबर बोलना है। जैसे कि मान के चलो वो जैसा कंफर्टेबल हो, अगर वो इवन नंबर बोलना चाहता है तो इवन नंबर बोले, ऑड नंबर बोलना चाहता है तो ऑड नंबर बोले, ठीक है। जैसे मान के चलो आपने कहा 1 3 5 7 9 ऐसे उसको बोलना है और आप इस चीज़ को काउंट करोगे कि उसने कितने शब्द तक बोला है, ठीक है। अगर आपको ऐसे कन्फ्यूज़न हुआ, ऐसे आप नहीं काउंट कर पा रहे हो, तो आपको पहले तो टाइमर खोल लेना है मोबाइल में, आप स्टॉप वॉच चालू कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आप टाइम स्टार्ट करना, तो जब वो बोले तो टाइम स्टार्ट कर देना और 30 सेकेंड जैसे ही हो टाइम स्टॉप कर देना, ठीक है। तो 30 सेकेंड तक आप देखना कि उसने कितने अंक बोले हैं। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं आपको, जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15, ठीक है। मान के चलो मैंने 15 तक बोला है, तो 15 तक मेरे कितने हो गए, 8 अंक हो गए हैं, ठीक है। तो 15 तक जैसे मैंने 30 सेकंड में बोला है तो 15 तक मेरे 8 अंक हो गए हैं। ऐसे करके आपको काउंट करना है, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब इवन या ऑड नंबर बोलना था उसको, अब क्या करना है, फिर आपसे बोलना है, अगर वो इवन या ऑड नंबर में से किसी भी बोल सकता है। अगर वो ऐसे भी बोल सकता है 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, 16 है, तो 18 है, 20, तो यहाँ पे क्या है वो 10 अंक बोल चुका है 30 सेकंड में। तो अब क्या करना है, तो उसमें जो उसको कंफर्टेबल हो वो बोलना है। अब फर्स्ट स्टेज में क्या करना है, बोलना है। सेकंड स्टेज में क्या करना है वो हम आपको बताते हैं। सेकंड स्टेज में लिखना है और लिखने के साथ अंक बोलना है प्लस लिखना है, ठीक है। और थर्ड स्टेज में क्या करना है, आपको लिखना है प्लस बोलना भी है और प्लस सर्कल भी बनाना है, ठीक है। फोर्थ स्टेज में क्या करना है, आपको बोलना भी है, लिखना भी है, सर्कल भी बनाना है और हिंदी में वर्ड में भी लिखना है शब्दों में, ठीक है। तो इसी तरीके से जो है स्टेज है इसकी। तो अब हम आपको बताएंगे, अभी मैंने नेक्स्ट पेज में दिखाया है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो जिस पे आप ये प्रयोग जो करोगे ना उसका आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। प्रयोज्यकर्ता का परिचय, नेक्स्ट हेडिंग आपकी ये रहेगी। तो जो प्रयोज्य है उसका नाम, वो ये सारी चीज़ें, शिक्षा वगैरह, आयु कितनी है, वो क्या यौन क्या है, लड़का लड़की, ठीक है ना, स्वास्थ्य क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना है उनके इंट्रोडक्शन में, ठीक। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है नाम, यौन, आयु, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रयोग का समय। प्रयोग का समय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। बाकी क्या है कि आप यहाँ पे आप परिणाम कैसे निकालते हैं तो वो हम आपको बताएंगे। अभी परिणाम निकालने के बाद परिणाम की हेडिंग बनाएंगे आप। ये जो फॉर्मूला है EX/N, तो इसको EX मतलब प्रयोगों की संख्याओं का जोड़ और N का मतलब होता है प्रयोग की संख्या, मतलब जो स्टेज हैं वो कितनी स्टेज ली थी, तो 4 ली थी अपन ने, ठीक है। तो 4 स्टेज ली थी, तो 4 का अपन को लिखना है, ठीक है। अब क्या है कि हो सकता है यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी टीचर्स जो होते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी जहाँ भी सब कभी कभी वो अपने अकॉर्डिंग करवा देते हैं। हो सकता है वो आपको 2 स्टेज करने को बोले, ठीक है ना, तो वो आप अपने हिसाब से वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे प्रयोग की संख्या है, तो यहाँ पे प्रयोग की संख्या में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे अगर वो 2 स्टेज बताएंगे तो दो लिख देना है, और जितनी स्टेज रहेंगी, जैसे इसमें 4 स्टेज थी मैंने आपको बताया था, तो 4 हैं, तो वो आपके टीचर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है वो कैसे आपको बताते हैं, ठीक है। लेकिन या ऐसे भी हो जाता है।
और कभी कभी क्या है कि टीचर्स 1 मिनट का भी टाइम बता देते हैं कि 1 मिनट में करवाना है, लेकिन ये 30 सेकेंड है तो ये 30 सेकेंड भी सही रहता है, 30 सेकेंड भी कई लोग करवाते हैं टीचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करना क्या है। अब हम आपको टेबल दिखा रहे हैं। पहले तो लिखने में देख लो परिणाम के बाद क्या है, आप निष्कर्ष निकालेंगे। तो निष्कर्ष हो गया। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल लिखने की प्रक्रिया खत्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टेबल बनानी होती है आपको प्रैक्टिकल में ही। तो यहाँ पे अब क्या है, देखो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल की टेबल है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम क्लियर तो नहीं दिख रहा है बट मैं बोल के बता दूंगी तो आप सुन लेना। नंबर ऑफ टास्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने जो क्रमांक डाला है इसमें मैंने क्रमांक में मतलब ये है जो यहाँ पे स्टेज हैं ये, तो स्टेज 1 2 3 4 स्टेज हैं। तो 4 स्टेज में हाँ, तो 4 स्टेज हैं। यहाँ पे क्रमांक है तो मैंने क्रमांक बताया, नंबर वाइज टास्क ये हैं स्टेज आपकी 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे करना है। तो करना क्या है आपको कि 4 बार करवाया गया है, तो 4 बार कैसे करना है, यहाँ पे देखिए कि आपको ये जो प्रत्येक लाइन है ना, प्रत्येक स्टेज है ना, इसको 4 बार करवाना है, ठीक है। तो वो पहली बार में कितने बोल रहा है, दूसरी बार में कितने बोल रहा है, तीसरी बार में कितने बोल रहा है, चौथी बार में कितने बोल रहा है, ये आपको 4 बार प्रत्येक स्टेप को 4 बार करवाना है, ठीक है। तो आप कैसे करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फर्स्ट टास्क था तो यहाँ पे उसने फर्स्ट टाइम में बोला उसने 75 बोल लिए थे, ठीक है। और सेकंड में उसने 83 और थर्ड स्टेज में उसने 78 बोले थे, फोर्थ में 36। जैसे मान के चलो आपको कैसे करवाना है, जैसे उसने फर्स्ट में जैसे बोला, आपने बोला कि आपको बोलना है, तो जैसे उसने बोला 2 4 6 8 10, तो 10 तक उसने कितने 2 4 6 8 10 5 अंक बोले, तो इस तरीके से आप 5 यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में। फिर सेकंड पे आते हो, बोली और लिखी गई और अंकों की संख्या। तो बोली और लिखी गई अंकों की संख्या मतलब ये होता है कि उसने बोली भी है लिखी भी है, अब बोलना भी है लिखना भी है। जैसे उसने बोला 2 4 6 8 10 12, यहाँ पे 6 अंक बोल दिए और लिख भी दिए, तो यहाँ पे 6 लिख दोगे, ठीक है। वैसे तो ज़्यादातर के ऐसा होता है कि ज़्यादातर रिजल्ट में क्या होता है कि ज़्यादातर बोलना ज़्यादा होता है, लिख कम पाते हैं लोग, ठीक है। तो वो आप देखना कि कैसा कर रहा है आपका सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोली लिखी प्लस सर्कल की गई अंकों की संख्या। तो बोली गई संख्या और लिखी गई, इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पे बता दें हम आपको, ये है देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये देखो स्टेज फर्स्ट मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि स्टेज जो फर्स्ट थी उसमें बोलना था, इस वजह से मैंने उसको लिखा। स्टेज सेकंड में देखो यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे क्या है कि ये देखो उसने लिखे हैं, देखो यहाँ पर 70 नंबर तक लिख दिया। तो इसको जब काउंट किया है तो ये कितने थे 1 2 3 4, जैसे 2 4 6 8 10, तो ये 5 हो रहे हैं, ऐसे इनको काउंट किया है। तो स्टेज 2 के कितने थे, स्टेज 2 के आप देख सकते हैं 35 थे, ठीक है। इसी तरीके से आप करना क्या है, अब आप स्टेज थर्ड देखिए। स्टेज थर्ड में देखो उसने लिखा भी है, बोला भी है 2, फिर 2 को लिखा है और प्लस सर्कल किया है। इसी तरीके से फिर 4 बोला भी है, लिखा भी है और सर्कल भी किया है। 6 को बोला भी है, लिखा भी है, सर्कल भी किया है, ठीक है। इसी तरीके से उसने थर्ड स्टेज को किया। फोर्थ स्टेज पे आ जाते हैं। फोर्थ स्टेज पे क्या किया उसने, जैसे बोला है 2, या वो हिंदी में बोले कंफर्टेबल जैसे हो 2, तो 2 को बोला है तो हिंदी में उसने लिखा है 2, ठीक है। और 2 के बाद 4 बोला है तो 4 को शब्दों में लिखा भी हो और सर्कल भी किया है और लिखा भी है, बोला भी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये डिवाइडेड अटेंशन है, इसमें ये चेक किया जाता है कि आपका जो डिवाइडेड अटेंशन है, मतलब जो आप एक साथ कितने कामों पे ध्यान दे सकते हो कितने अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है, ये चेक करने के लिए कि किसका डिवाइडेड अटेंशन जो अटेंशन है वो कितना अच्छा है, कितने कार्यों पे एक साथ काम कर सकता है। जैसे मान के चलो कुछ बच्चों को देखा होगा वो गाने सुनते हैं प्लस मैथ के सवाल भी लगाते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो एक साथ 2 कार्य होते हैं, तो इस तरीके से ये है डिवाइडेड अटेंशन, ठीक है। तो इसको मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें क्या है, इसने यही प्रक्रिया सेम प्रोसेस जो है आपको 4 बार करवानी है, ठीक है। तो ये मैंने 1 बार करवाई थी, आपको 4 बार करवानी है। 4 बार के फिर अलग अलग आएंगे। जैसे एक बार मान के चलो 75 तक हो गए थे, तो 75 बोला, लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 35 हो गए थे, तो ये वाले हमने काउंट किए 35 तक हैं, तो 35 लिख लिया। अब इसके बाद क्या है कि यहाँ पे जो स्टेज थर्ड है, स्टेज थर्ड में कितने थे 26, तो 26 ये वाले जो हैं वो 26 हैं, ठीक है। तो 26 लिखने के बाद यहाँ पे 26 लिख लिया। अब 26 लिखने के बाद यहाँ पे कितने आते हैं, यहाँ पे आते हैं आपके
12, तो जो 4th नंबर का टास्क है उसमें 12 आते हैं, ठीक है। तो 12 ये यहाँ पे देख लो, उसने 24 तक लिखा है स्टेज 4 में, तो ये 12 हो गए, ठीक है। अब स्टेज 4 में किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि देखो उसने 2, जैसे हमने 2 लिखा है फिर सर्कल भी बनाया है, पहले 2 बोला है, लिखा है, सर्कल भी बनाया है, और इस पे 2 जो शब्दों में भी लिखा है, ठीक, ऐसे तरीके से। अब करना क्या है आपको कि यहाँ पे आप सबको लिख लोगे लाइन से कि उसने कितनी बार बोले हैं, 4 बार यही प्रक्रिया दोहरानी थी, तो सबको आपने यहाँ पे क्रम से लिख लिया। ये टेबल बनाई है, देखो बनाई है। तो यहाँ पे टेबल में क्या करना है, देखो इसमें फर्स्ट में हम बोल के बता दे रहे हैं आपको क्या लिखा है। फर्स्ट टास्क में लिखा है बोली गई अंकों की संख्या, ठीक है। दूसरे टास्क में लिखा है बोली और लिखी गई अंकों की संख्या। तीसरे टास्क में लिखा है बोली प्लस लिखी प्लस सर्कल की गई अंकों की संख्या, ठीक है। चौथा जो टास्क है उसमें लिखा है बोली प्लस लिखी प्लस अंक प्लस वर्डों में लिखी गई संख्या, ठीक है। अब सबको लिखने के बाद फिर हमने सबको ऐड कर दिया, यहाँ पे टोटल किया, तो इसका जो टोटल है वो 322 आया है, और इसका सेकंड टास्क का है वो 142 है, और जो तीसरे टास्क का है थर्ड टास्क का है वो 104 है, और जो फोर्थ टास्क का है वो 50 है, ठीक है, 50 है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं करना क्या है, कैसे निकालना है। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये जो फॉर्मूला दिया गया है एवरेज मीन ऑफ S1, ठीक है। तो यहाँ पे आप सब स्टेज की मीन निकालोगे कितना कितना आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे S1 का कितना था 322, तो 322 यहाँ पे देखो 322 था। 322 हमने क्या बताया था आपको, स्टेज जो जितनी रहेंगी, स्टेज कितनी रहेंगी आपकी, स्टेज जो है 4 है, तो 4 लिख दिया यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब 4 स्टेज के साथ करना क्या है कि यहाँ पे आप 4 से इसमें भाग लगाओगे, ठीक है, डिवाइड कर दोगे, मतलब तो 322 में जब आप 4 का भाग लगाओगे तो 80.5 आएगा, ठीक, 80.5 डिवाइड करना है, ठीक है, 4 से। अब 80.5 आ गया इसका S1 का। अब S2 का निकालते हैं, तो S2 का 142 आया था, जो टोटल था 142 में 4 से डिवाइड किया तो कितना 33.5, मतलब कि 142 में 4 का भाग दिया तो 33.5 आ गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है S3, ऐसी सेम प्रोसेस से S3 निकालना है। 104/4, 4 का भाग दिया 104 में 26 आ गया, एवरेज 4। अब ऐसे ही आपको 4 का निकालना है, S4 का, तो S4 में 50/4 हो गए, तो 50/4, ठीक है। अब 4 का भाग 50 में दिया तो 12.5 हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे बस इतनी सी चीज़ है, आपको ये देखना है कि जो S1 है वो S3 से अगर S1 है और S3 से छोटा है, ठीक है, या S3 बड़ा है। देखो ये जो साइन है ये क्या है, ये जो साइन है ये वाला साइन है, ये छोटा का है, मतलब जो पहली संख्या है वो बता रही है छोटी है, और जो बड़ी संख्या है ये नीचे देखो, इसमें ये जो पहली संख्या है ये बड़ी बता रही है, ठीक है। ये जो साइन ये छोटा बड़ा मतलब आरोही अवरोही क्रम जो होता है ना, वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है साइन आप S1 S3 से बड़ा है, सॉरी S1 S3 से छोटा है। तो S1 अगर S3 से छोटा है, मतलब कि अगर S1 का मान S3 से कम आ रहा है और S2 का मान S4 से कम आ रहा है, ठीक है, तो क्या है आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, सकारात्मक, ठीक है। और यदि आपका S1 S3 से बड़ा है, मतलब S1 का जो मान है वो S3 से ज़्यादा आ रहा है, मतलब ये जो साइन है इसका मतलब होता है इस जो साइन जिस साइड ज़्यादा खुला हुआ है ना और एक साइड V टाइप का है, तो V का जो कॉर्नर समझ लो, V ऐसे में बना दो, मतलब ऐसे समझाने के लिए बता रहे हैं, वैसे ये V नहीं बोलेंगे, ये साइन अवरोही आरोही क्रम में यूज़ करते हैं मैथ में, जब घटते बढ़ते क्रम बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो खुला हुआ है जो भाग, उस साइड का मतलब होता है बड़ी संख्या लिखना, ठीक है। तो ऐसे, तो इसी तरीके से देखो आप यहाँ पे S1 मतलब S1 की साइड ये खुला हुआ भाग है इसका, तो मतलब ये है कि S1 बड़ा होना चाहिए यहाँ पे। तो S1 बड़ा हो और S3 से S1 बड़ा है तो ठीक है, और यहाँ पे S2 S4 से बड़ा हो तो नेगेटिव होगा, ठीक है। तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा कि ये है कि उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है, देखो यहाँ पे S1 का मान लिखा कितना आया था, जो काट के निकाला था, देखो 80.5 आया था, देखो यहाँ पे देखो 80.5, ठीक है। और S2 का आया था 33.5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने S3 का कितना आया था,
S3 का हम बताते हैं। देखो S3 का आया आपका 26 और S4 का आया है 12.5। तो यहाँ पे देखो S1 को S3 से कंपेयर करना है, S2 को S4 से कंपेयर करना है, ठीक। अब आपका रिजल्ट क्या आया आप वो लिखेंगे 80.5। फिर देखो इसमें क्या है 80.5, जो S1 है वो बड़ा है S3 से, क्योंकि S3 तो 26 आया है, ठीक। 26 आया तो 26 80 बड़ा होता है, ठीक है, मतलब ज़्यादा है। तो इसमें कौन सा, और S2 में देखो 35.5। अब इसमें 35 बड़ा है, 12 छोटा है, ठीक है, S4 से। अब S2 बड़ा है S4 से, तो यहाँ पे कौन सी वाली, ए वाली लाइन जो है, ए वाली प्रक्रिया हुई है, ठीक है। तो ए वाली देखेंगे यहाँ पे ये वाला वो S1 S3 से बड़ा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे S2 S4 से बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है, मतलब ये है कि जो पर्सन है उसका डिवाइडेड अटेंशन है, उसकी कार्य क्षमता डिवाइडेड अटेंशन की है जो, वो अच्छी है, ठीक है। वो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस निष्कर्ष के आधार पर, तो आपको निष्कर्ष में ये चीज़ें लिखनी है यहाँ पर, फिर निष्कर्ष में लिख देना है कि इस निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रयोज्य की कार्य क्षमता पर अवधान विभाजन का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, ठीक है, मतलब उसने अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर लिया है, तो इस वजह से इसलिए ये लाइन लिखी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।